आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो और मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। इस शो का नाम है पॉडकास्ट, जिसमें हम किसी एक टॉपिक पर या उससे जुड़े सारे पहलुओं पर थोड़ी लंबी बात करते हैं। और आज बात करने वाले हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 1 महीने का भी समय अब नहीं बचा है अमेरिका के चुनाव में, जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की उम्मीदों के साथ चुनाव मैदान में होंगे। और इस बीच उनका कोरोना पॉजिटिव आना, उसके असर क्या हो सकते हैं, उनके कैंपेन पर असर क्या हो सकते हैं, ओवरऑल वहाँ की राजनीति पर क्या असर हो सकते हैं। और आखिर में थोड़ी सी बात उस प्रेसिडेंशियल डिबेट की भी करेंगे जो ट्रंप और उनके डेमोक्रेट प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के बीच हुई। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत। थैंक यू प्रोफेसर पंत फॉर योर टाइम। थैंक यू कुलदीप। प्रोफेसर पंत, अमेरिकी चुनाव पूरी दुनिया के लिए एक तरह से उत्सव की तरह होते हैं। सब पूरी दुनिया की नजरें होती हैं, सबको ये लगता है कि भाई ये जो नतीजा इस चुनाव का आएगा पूरी दुनिया का असर उस पर होगा। और महीने भर पहले इस चुनाव से खबर आती है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव है। तो जो बैकग्राउंड है इससे पहले कि कोरोना की महामारी का एक बड़ा योगदान है उनकी रेटिंग्स गिराने में। उन पर इस तरह के आरोप लगते रहे कि कोरोना को उन्होंने हल्के में लिया। अब चुनाव की तैयारियों के बीच उनका कोरोना पॉजिटिव आना और मेलानिया ट्रंप का भी पॉजिटिव आना, ये चुनाव पर वहाँ क्या असर डाल सकता है, तैयारियों पर भी, प्रचार पर भी, और ओवरऑल राजनीतिक असर भी? देखिए, कोरोना का जो पूरा एक क्राइसिस है, ये अमेरिका ने एक तरह से, जिस तरह से अमेरिका ने उसको हैंडल किया, खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से उसको हैंडल किया, वो एक बड़ा विषय इस चुनाव का रहा है, शुरू से रहा है। और जब से महामारी आनी शुरू हुई और जिस तरह से ट्रंप साहब खुद ने जिस तरह से इसको रिएक्ट किया इसके ऊपर रेगुलरली, वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव का। और दुनिया भर ने जिस तरह से इस बात अमेरिका को एसेस करना शुरू किया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एसेस करना शुरू किया पिछले कुछ महीनों में। और इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो सीधा इस बात का है कि जो ट्रंप साहब का अभी इस बीमारी से ग्रसित होना अपने आप में क्या सिग्निफाई करता है। तो वहां पर उसको लेकर आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि देखिए, ये एक ऐसे प्रेसिडेंट रहे जिन्होंने शुरू से इसको अंडर प्ले किया। इस पूरी जो समस्या थी, इसको पहले कहा कि नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हम नॉर्मल कोर्स अपना रखेंगे। और इस समस्या को चुनाव से दूर करने की कोशिश करी कि चुनाव का ये मुद्दा ना बने। क्योंकि जब तक गर्मियां आई, जून जुलाई तक, ये स्पष्ट हो गया था कि अमेरिका की जिस तरह से महामारी फैली अमेरिका में और जिस तरह के नंबर्स अमेरिका से इन्फेक्शन के और डेथ्स के आए, उसको लेकर ये मुद्दा बहुत बड़ा बनने वाला है। और मुद्दा बड़ा बनने का मतलब ये था कि ट्रंप साहब खुद जो उनकी रेटिंग्स थी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। क्योंकि जो नैरेटिव है, जो ऑब्वियस बात है कि जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसको उसकी असफलता का बोझ ढोना पड़ेगा। तो कहीं पर ये मुद्दा सीधे ट्रंप साहब के ऊपर आया कि ट्रंप साहब ने इसको मिसमैनेज किया, मिसहैंडल किया। उसका नतीजा ये हुआ कि ये महामारी इस कदर फैली अमेरिका में, जो कि अपने आप में दुनिया का अग्रणी देश है और एक वन ऑफ द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माना जाता है दुनिया भर में। तो जब एक एडवांस्ड कंट्री का ये हाल देखने को मिला और उसमें डायरेक्टली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीकेट हुए, तो ट्रंप साहब ने कोशिश ये करी कि चुनावी मुद्दा ये ना बने। तो एक तरह से ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो मुद्दा कोशिश करते रहे, लेकिन मुद्दा इस कदर हावी हुआ कि आखिरकार वो भी इस बीमारी से ग्रसित हो गए और उनको इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अब उनको फील करना पड़ेगा पर्सनली। तो एक तो पर्सनली जो उनके साथ हो रहा है उसका इम्पैक्ट उनकी कैंपेन में पड़ेगा। दूसरा, जो इसका इम्पैक्ट एक नेशनल कॉन्वर्सेशन में होगा कि एक एडमिनिस्ट्रेशन जो इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाया और एक एडमिनिस्ट्रेशन जो इस चीज को बाहर रखना चाहता था, अब उसको डायरेक्टली एड्रेस करना पड़ेगा। जी, मुद्दा ना बने इसकी लाख कोशिशें की, पर मुद्दा इस कदर हावी हो गया कि वो खुद उसकी चपेट में आ गए। लेकिन
थोड़ा प्रोसेस के लिहाज से समझना चाहें कि इलेक्शन कैंपेन्स अभी अभी इलेक्शन कैंपेन का एकदम पीक है और रैलियां होनी हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हालांकि अभी जो ताज़ा बयान है वो ये है कि कल वो व्हाइट हाउस लौट सकते हैं, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इलेक्शन कैंपेन होना है, एक बहुत कुछ दांव पर है उनके लिए, रेटिंग्स उनकी गिरी हुई हैं। उस पर जिस तरह का इसका असर होगा वो डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा करेगा, नुकसान करेगा। बहुत लोग ये इस तरह की थ्योरी भी लेकर के आए कि हो सकता है कि एक किस्म की सिम्पैथी वोट यहाँ से मिलना शुरू हो। ये सारी जो थ्योरीज़ हैं, ये इनको समग्रता में किस तरह से हम देखें? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जो डायरेक्ट एंगेजमेंट में विश्वास रखते हैं। वो जब रैली, वो पहले नेता थे जिन्होंने कहा कि मैं डायरेक्ट रैलीज, पब्लिक रैलीज करना शुरू कर दूंगा, और डायरेक्ट एंगेजमेंट लोगों से उनका रहा। और वो इस बात में काफी विवादित रहे कि ये बड़ा विवादित एक इलेक्शन कैंपेन का इशू रहा कि एक ऐसे समय जबकि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का क्राइटेरिया है, महामारी फैल रही है, तो ट्रंप साहब खुद अपनी इलेक्शन कैंपेन पर्सनली ड्राइव कर रहे हैं। वो पर्सनल एंगेजमेंट चाहते हैं। उसका रीजन बड़ा साफ है कि उनको एनर्जी मिलती है क्राउड से, जो उनका सपोर्ट बेस है। अगर जब वो सामने आता है तो उनको लगता है कि हाँ, कैंपेन में दम है, मैं इससे एनर्जी ले रहा हूँ, और उस एनर्जी को वो ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में। तो वो उस तरह के नेता रहे हैं हमेशा से। उन्होंने 2016 में के चुनावों में भी इस तरह दिखाया था, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने गवर्न किया, वो गवर्न भी इसी तरह करते हैं कि वो सीधे चले जाएंगे, एक रैली कर देंगे, वहां पर कोई अनाउंसमेंट कर देंगे जहां पर उनका सपोर्ट बेस है, उससे वो एक तरह से उनको कॉन्फिडेंस मिलता है आगे अपनी बात ले जाने का। तो उनके लिए ये खासकर मुझे लगता है बड़ा चैलेंज होगा अब, क्योंकि अगर वो वापस भी आ जाते हैं व्हाइट हाउस में तो क्वारंटीन तो रहना पड़ेगा, सेल्फ आइसोलेशन तो उनको करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगले 10-12 दिन तो उनको अंदर ही रहना पड़ेगा। तो वो जो डायरेक्ट एंगेजमेंट जो प्लान कर रहे थे, इतनी रैलीज प्लान कर रखी थी उन्होंने, वो नहीं हो पाएंगी। और अगर वो रैली नहीं करते हैं तो उनके लिए समस्या ये है कि उनका जो बेस है वो कहीं पर डिसएंगेज हो जाता है प्रोसेस से। उनको ये लगता है खतरा ये है कि मेरा बेस डिसएंगेज हो जाएगा और इसका मुझे नुकसान होगा। तो ये तो अब इस समय कोई कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसको कितना नुकसान होगा, लेकिन उनके अपने जो सेल्फ एनालिसिस है, उनका जो सेल्फ एक अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल प्रोसेस की, वो डायरेक्ट एंगेजमेंट की है। तो अगर डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनको खल रहा होगा कि ये ऐसे समय में हुआ जबकि मुझे बाहर होना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था, लोगों को एनर्जाइज करना चाहिए था, बेस को एनर्जाइज करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास जीतने का एक ही तरीका है। उनका बेस जो है, कोर सपोर्ट बेस, वो ज्यादा से ज्यादा जोश में बाहर आए और उनके लिए वोट करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो नंबर्स हैं, जो ट्रेंड लाइंस हैं, वो बड़ी क्लियर हैं कि जो बाइडेन व्हाइट हाउस में जनवरी में होंगे। तो इसीलिए उनके लिए मुझे लगता है, जो एक प्रोसेस के हिसाब से जो सवाल आपका है, उसमें एक जो इस समय का जो ये महामारी, इस समय इस महामारी से पीड़ित होना, ग्रसित होना बहुत नुकसानदायक हो सकता है, सिंपली बिकॉज कि उनके पास जो ऑल्टरनेटिव है वीडियो मैसेजिंग का है, ट्विटर का है, वो उतना इफेक्टिव उनके बेस में नहीं होगा इस समय, जबकि एक क्रंच टाइम है। तो वो जो एनर्जी चाहिए उनको बेस की, वो नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है उनको खल रहा होगा ये कि मैं जिस समय मुझे जरूरत थी उस समय मैं अंदर हूँ। ठीक बात है। आज प्रोफेसर हर्ष पंत से बात कर रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया है और उनकी पत्नी को भी हो गया है। इसके वहां के चुनाव पर और आगे की राजनीतिक प्रक्रिया पर क्या असर हो सकते हैं, इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। प्रोफेसर हर्ष पंत अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हमारे साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं। प्रोफेसर पंत, इस बातचीत का दूसरा हिस्सा अपन प्रेसिडेंशियल डिबेट पे करना चाहते हैं। मतलब वो इससे जुड़ता भी है, उसकी क्वालिटी को लेकर की भी बात करना चाहते हैं। इस डिबेट जो अभी हुई दोनों नेताओं के बीच, ट्रंप और बाइडेन के बीच, उसमें ट्रंप ने
बाइडेन का इस बात के लिए उपहास उड़ाया कि उन्हें हमेशा मास्क में देखा जाता है। वो उन्होंने गर्व से बताया कि मैं तो मास्क पहनता नहीं हूँ। एक उसकी ठीक बाद ये हुआ सोशल मीडिया पे इसको लेकर के भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि अ, एक तरह से कुदरत ने उन्हें मतलब ये इस तरह की अपनी-अपनी व्याख्याएँ हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल एनालिसिस के लिहाज से मैं समझना चाहता हूँ कि ये जो डिबेट था, ये उसके स्तर को लेकर के आपका एनालिसिस क्या है? मतलब वो उसमें लगा नहीं कि इश्यूज़ पे बात हो रही है, एक-दूसरे पर टिप्पणियाँ, निजी टिप्पणियाँ होती रहीं और जो असल मुद्दे हैं अमेरिका के सामने उन पर बात कम हुई। अगर आप वो डिबेट देखें, वो डिबेट को डिबेट तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक ऐसा कॉन्वर्सेशन था जिसमें कोई दूसरे की बात सुन नहीं रहा था, और अपनी बात कहने को या चिल्लाने को या उसको अपनी बात को जोरों शोरों से रखने में जो एक एनर्जी चाहिए, वही लोग जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। और जो बाकी जो मुद्दे थे जो अमेरिका के सामने इस समय बहुत एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं, अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन को लेकर, अपनी इंटरनेशनल पोजीशनिंग को लेकर, वो कोई भी मुद्दा सामने नहीं आया। तो कहीं पर जो ये पर्सनलाइज्ड बहुत डिबेट हमने देखी, जिसका स्तर बहुत ही गिरा हुआ लग रहा था कंपेयर टू, अगर आप उसको कंपेयर करें किसी पिछली डिबेट के साथ, तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ने अपनी जो एक अमेरिका की एक सहज पहचान थी कि जहां पर अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू डेमोक्रेसी में कोएलेस कर पाते हैं, कोएग्जिस्ट कर पाते हैं, और एक कॉन्वर्सेशन ऐसा होता है जिससे कुछ अच्छा निकल कर आता है। वो कॉन्वर्सेशन छोड़ दीजिए, वो एक उस तरह का जो माहौल था वो ही नहीं बन पा रहा है। तो कहीं पर ये मुझे लगता है अमेरिका के लिए बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं उसकी अपनी लीडरशिप के बारे में। किस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप है? क्या हम एक ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप को अमेरिका में देख रहे हैं जो इस समय जिस तरह की चैलेंजेस अमेरिका के सामने हैं उसको समझ पाने में ही नाकाम हो रही है? तो और इसमें दोनों ही, चाहे वो ट्रम्प साहब का तो स्टाइल ही ऐसा माना जाता है, और ऐसा उन्होंने पिछले 4 सालों में हमेशा काफी एग्रेशन दिखाया है अपनी पॉलिटिक्स में। लेकिन जो बाइडेन का भी बहुत निराशाजनक टिप्पणियां एग्जैक्टली वहीं पर जो बाइडेन साहब भी बहुत ऐसे नजर नहीं आए कि वो ये जो निचले स्तर की राजनीति जो अभी देखने को मिल रही है उससे ऊपर उठकर एक नेशनल लीडरशिप को दे पाएंगे। तो और कहीं पर एक मुझे लगता है वो भी समस्या अमेरिका के सामने ये दिख रही थी कि दो ऐसे नेता खड़े थे जो बड़े टायर्ड लग रहे थे, जो बड़े ऐसा लग रहा था थके हुए हैं, और एक ऐसी प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाइट मेल 70s की कंस्टिट्यूएंसी, जो कहीं पर एक मेटाफोरिकली एन अमेरिका इन डिक्लाइन की तरफ इशारा करती है। तो वो मुझे लगता है अमेरिका के लिए बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अगर अमेरिका इससे उभर पाता है तो अच्छी बात है, और मुझे लगता है अमेरिका के बहुत चाहने वाले दुनिया भर में हैं, और जो देश उसके पार्टनर्स वो यही चाहेंगे, जो उसके मित्र देश हैं, कि अमेरिका अपनी डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करे और वहाँ पर जो पॉलिसी इश्यूज हैं उनको कन्फ्रंट करे। लेकिन जो डिबेट हुआ, जो कॉन्वर्सेशन पहला हुआ, उससे ऐसा नहीं लगा कि अमेरिका में वो नेतृत्व मौजूद है जो वो उन समस्याओं को एक समग्रता के साथ समझ पा रहा है, और या उस कॉन्वर्सेशन को जो गिरता जा रहा है उसको संभालने में सक्षम है। तो वो मुझे लगता है बड़ा चैलेंज इस डिबेट से उभर कर आया, और दोनों ही पार्टीज, दोनों ही कैंडिडेट्स काफी कमजोर लगे इस मामले में। चीखने चिल्लाने में तो दोनों ने कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस मामले में कि कहीं पर जो आपको जो लीडरशिप दिखानी होती है एक ऐसे मोमेंट पर जहां देश किसी भी तरफ जा सकता है, वो लीडरशिप की कमी मुझे लगता है खली। और उसी का नतीजा आप देखिए कि कितना स्ट्रेंज कॉन्वर्सेशन है कि कई लोग ये कहते हैं कि देखिए ट्रम्प साहब का कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है पिछले 4 साल का। ट्रम्प साहब ने, और कोरोना अगर आप क्राइसिस की हमने पहले जो हाफ में बात करी कि बहुत अच्छा उन्होंने हैंडल नहीं किया, लोग बड़े नाराज हैं, रेशियल टेंशन्स चल रहे हैं, हर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है। लेकिन कितनी एक विचित्र स्थिति है कि आपके पास जो ऑपोजिशन कैंडिडेट है जो बाइडेन, वो आज भी कोई कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि वो जीत जाएंगे। अगर रिकॉर्ड किसी इनकम्बेंट प्रेसिडेंट का इतना वीक है,
उसके बावजूद एक ऑपोजिशन नेशनल यूनिटी को मोबिलाइज नहीं कर पा रहा है, एक नेशनल ऑपोजिशन पॉलिटिशियन। तो ये कहीं पर अपने आप में एक ऐसा पोलराइजेशन हो गया है अमेरिकन सोसाइटी में, जो मुझे लगता है अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकी डोमेस्टिक पॉलिसी, उसका जो फ्यूचर है उसके ऊपर बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहा है। जी, प्रोफेसर पंत, आखिरी सवाल इंडिया के टेक अवेज को लेकर के है कि कोरोना नंबर्स के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे भारत को चीन के साथ तौल दिया, ये कहा कि भारत कोरोना नंबर्स ठीक से नहीं बता रहा है, एक मित्र देश पर इस तरह का आरोप लगाना। हालांकि ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है, इस तरह की चीजें करते रहते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि ट्रंप के दौर में कि वो भारत आते हैं और एक तरह से नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, मोदी जब अमेरिका जाते हैं तो ट्रंप की प्रशंसा करते हैं। बीजेपी और रिपब्लिकन पार्टी में एक करीबी दिखती है दोनों देशों की सत्तारूढ़ पार्टियों में, लेकिन साथ के साथ इस तरह के अचानक बीच बीच में आने वाले आरोप हैं। टैरिफ को लेकर के दोनों देशों के बीच तनातनी रही, वीजा को लेकर कुछ कड़वाहटें रही। ट्रंप के दौर में भारत के अमेरिका से जो रिश्ते हैं उसे कैसे देखा समझा जाए? अगर हम उसे मित्र देश कहते हैं कि अगर इंडिया साउथ एशिया में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण एलाई है, तो इस तरह का आरोप अमेरिकी प्रेसिडेंट की ओर से आना कि कोरोना नंबर्स को गलत बता रहा है भारत, ये तो बिल्कुल अलग ही किस्म की बात होगी। जी, मुझे लगता है, देखिए, जहां तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप साहब का खुद का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, ट्रंप साहब का, तो उनको मुझे नहीं लगता कि कोई गहरी दिलचस्पी भारत में है या कोई गहरी दिलचस्पी साउथ एशिया में है या कोई गहरी अंडरस्टैंडिंग है इस रीजन के बारे में। तो उनका इंस्टिंक्टिव पॉलिटिक्स है, ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है, और इंडिया ने, मुझे लगता है, उसी ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स के तरीके से उनको पे बैक किया है कि हमने जो भी हम कुछ कर सकते थे हमने किया। पिछले 4 साल में मोदी जी की रैली हुई ह्यूस्टन में, वहां उनको प्रोजेक्ट कर दिया। इंडियन अमेरिकन थे, उनके लिए, उनके हिसाब से हमने उनको एनर्जाइज करने की कोशिश करी मोदी सरकार ने। और एक तरह से जो ट्रंप साहब जिस तरह की पॉलिटिक्स समझते हैं, हमने उस पॉलिटिक्स में उनको जवाब देने की कोशिश करी। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने इससे पहले भी इससे ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट्स कभी कभी दिए हैं, जैसे कि जब वो कश्मीर पर बोले थे इमरान खान के बगल में बैठकर, और उसके बाद वो बात आई गई हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि एज एन इंस्टीट्यूशनल कोई प्रॉब्लम है हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में इससे उभर कर आएगी। जहां तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भारत पॉलिसी का सवाल है या भारत का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति रवैये का सवाल है, अगर आप आउटकम देखें, प्रोसेस की ओर ध्यान न दें, आउटकम देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के जो काफी सारे क्लोजेस्ट एलाइज हैं, उसमें यूरोपियन देश ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए, उनसे बेहतर हमने परफॉर्म किया है। हमने उससे बेहतर हम डोनाल्ड ट्रंप को मैनेज कर पाए हैं। और मुझे लगता है ये अपने आप में इंडियन डिप्लोमेसी की एक मैं तो इसको अचीवमेंट ही कहूंगा कि ऐसे टर्बुलेंट फेज में, जब आपको याद होगा जब ट्रंप साहब बने थे राष्ट्रपति, तब बड़ी हर प्रकार की थ्योरीज थी कि किस तरह से मैनेज होगा, बड़े ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, हम क्या दे पाएंगे, टैरिफ्स पर क्या होगा। उसके बाद इश्यूज बढ़ते रहे, ईरान का मुद्दा आया, हमने जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है रशिया से, वो खरीदा है, और उस पर ये हुआ कि वहां पे सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो अगर आप एक खाका तैयार करेंगे तो उसमें कॉस्ट बेनिफिट में हमको नुकसान ज्यादा नहीं हुआ ट्रंप साहब के साथ। इनफैक्ट चीन, अगर आप पाकिस्तान की भी आप पॉलिसी ले लें, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफी स्ट्रांग रहा है पाकिस्तान के ऊपर कंपेयर टू इससे प्रीवियस जो एडमिनिस्ट्रेशंस आए। तो भारत के लिए जो अगर नफा नुकसान की बात है, तो वो सिर्फ रेटोरिकली ट्रंप साहब बोलते रहते हैं। उन्होंने टैरिफ की भी बात करी, पर टैरिफ लगाया तो हमने भी टैरिफ लगा दिया उनके ऊपर। तो कहीं पर वो तो टिट फॉर टैट हो गया। जो हम चाह रहे थे चाबहार पे हमको वेवर मिले, चाबहार पे हमको वेवर मिल गया। अभी तक हमको रूस के S-400 पर भी वेवर मिला हुआ है डील पर, हमारे पर कोई सैंक्शंस नहीं लगा है, जबकि टर्की जो नेटो एलाई है उस पर सैंक्शंस लगे हैं। तो कहीं पर हमारा जो एक रिलेशनशिप रहा है
वो ये रहा है कि हमने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज ठीक ठाक किया और जितने उनके करीबी मित्र थे उनसे बेटर मैनेज कर पाए हैं। अब सवाल ये है कि अगर वो जीतते हैं तो फिर क्या होगा और उसके आगे की क्या कहानी रहेगी, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन और दूसरी बात, अगर बाइडेन साहब जीतते हैं तो क्या इससे भारत को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड उनका कश्मीर वगैरह पे वो बोलते रहे, ह्यूमन राइट्स और इस पर क्या होगा, तो वो दूसरे तरह के सवाल खड़े करेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन आए और वो सारी उसके साथ बिल्कुल एक समन्वय बैठे, पूरा समन्वय बैठे। तो वो तो डिप्लोमेसी का रोल ही, काम ही यही है कि उसको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोटा मोटा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत का रिलेशनशिप अच्छा रहा है, और इसका कारण बड़ा साफ है कि दोनों ही देशों की स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है। तो हम चाहें भी तो हम अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा सकते, क्योंकि आपके सामने चीन खड़ा है, आपको उसको मैनेज करना है, दोनों देशों को मिलकर इंडो पैसिफिक में मैनेज करना है, आपकी जो बड़ी प्रायोरिटीज है उनके साथ आपको उसको मैनेज करना है। तो जो हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, उसके अंदर टैक्टिकल डिफरेंसेस तो हमेशा रहेंगे, लेकिन वो टैक्टिकल डिफरेंसेस कभी स्ट्रेटेजिक डिफरेंस मुझे नहीं लगता इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म बनेंगे, क्योंकि हमारा जो एक जो ट्रेजेक्ट्री है फॉरेन पॉलिसी की, वो जनरली कन्वर्ज हो रही है। जी, तो मोटा मोटी ये कि डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के समय भारत नुकसान में नहीं रहा उनसे डील करते हुए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हर्ष पंत, आपसे बात करके हमेशा की तरह कई गिरहें खुलती हैं। आज तक रेडियो को आप हमेशा समय देते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू कुलदीप। आज पॉडकास्ट में इतना ही, और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ईमेल करके बताइए radio@aajtak.com पर। अगर प्रोफेसर हर्ष पंत से आपका कोई सवाल है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ, तो वो भी आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। अगली बार जब हम उनसे बात करेंगे तो वो सवाल भी इसमें शामिल करेंगे। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है। शुक्रिया।